साथियों, आप सभी का स्वागत है। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला यह श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, ओम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलुरु कर्नाटक एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज का व्याख्यान 74वां, इस व्याख्यान श्रृंखला की जो 74वां व्याख्यान है, मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में। और इसके साथ इस हमारे ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में हमारे साथ बहुत से जो प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी और हिंदी प्रेमी और सभी जितने भी लोग हों वो हमारे साथ जुड़ते हुए आए हैं। आज जितने भी जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और इसके साथ यह व्याख्यान श्रृंखला जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय और ओम्पे कॉलेज आइकला की ओर से जो आयोजित है, इस आयोजक मंडल के जितने भी हमारे कॉलेज के प्राचार्य हो और SLBS कॉलेज गोंडा के प्राचार्य, इन सभी का इस ऑनलाइन व्याख्यान में स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह ऑनलाइन व्याख्यान है। आज के इस व्याख्यान में 76वां व्याख्यान जो है, इस व्याख्यान में व्याख्यान देने हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी, जो आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। इसके साथ ही मैं मेरे अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम दोनों के जो संयोग से और बाकी जो भी इस आयोजक मंडल के जो सदस्य हैं, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी जो एसोसिएट प्रोफेसर और हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का संक्षिप्त परिचय देकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस ऑनलाइन पटल पर सर्वप्रथम मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का मैं हृदय से कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। यह है, जैसा कि अभी हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी के द्वारा बताया गया, ये 76वां व्याख्यान है इस श्रृंखला का। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, ओम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज एक प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का हमें समय प्राप्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और ओम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य, दोनों सम्मानित प्राचार्यों, दोनों विभागाध्यक्षों और आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी के आशीर्वाद से यह श्रृंखला आगे बढ़ रही है। मुझे परिचय देने के लिए कहा गया है। आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का बहुत विस्तृत परिचय है। 32 वर्षों से अधिक समय तक वो अभी हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आप कला संकाय के अधिष्ठाता हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर आपको रहने का, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करने का एक विशद अनुभव है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आपको शंघाई अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय सिसु में ICCR चेयर के रूप में और स्विट्जरलैंड के लौजान विश्वविद्यालय में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने वहां पर अध्यापन कार्य किया। स्विट्जरलैंड तथा चीन में आदरणीय लोहानी जी ने हिंदी अध्यापन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। संघाई में हिंदी के साथ संस्कृत अध्यापन भी आपके द्वारा किया गया। विद्यार्थियों
और शंघाई में रह रहे भारतीयों के साथ अनुभव साझा कर आपने चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंधों में प्रगति और विकास के लिए लेखन कार्य भी किया, रेडियो और टेलीविजन वार्ताएं प्रस्तुत की, भारतीय कौंसलावास के साथ ही शंघाई में भारतीय समुदाय द्वारा स्थापित अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में निरंतर प्रतिभागिता आपके द्वारा की गई। भारत में अनेक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा मंचों व संगोष्ठियों में शंघाई में संपन्न हो रही ये गतिविधियां, उनके बारे में हिंदी में आपके द्वारा लेखन कार्य किया गया। आपने एक महत्वपूर्ण कार्य चीन में किया। चीन में रहते हुए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए आपने एक समूह बनाया, हिंदी इन चाइना, और चीन में जो आपको गौरव प्राप्त है कि चीन में पहली हिंदी पत्रिका समन्वय हिंची का प्रकाशन कार्य आपके द्वारा हुआ, जो चीन में ही नहीं, भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हुई। ये जो समन्वय हिंची है, हिंची हिंदी का पहला अक्षर हिंद और चीन का पहला ची, हिंची, बड़ा प्यारा नाम आपने दिया उस हिंदी पत्रिका का, जो चीन की पहली हिंदी पत्रिका है, उसके भी संपादन और प्रकाशन का गौरव आपको प्राप्त है। उसी विश्वविद्यालय शंघाई में, उसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी चीनी अंग्रेजी शब्दकोश संपादक मंडल के आप सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। चीन के सियांग, सियामेन, खुनमिंग, बीजिंग व शंघाई के विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक संबंधों और भाषा अध्ययन पर आप व्याख्यान देने भी जा चुके हैं। प्रोफेसर लोहानी के निर्देशन में हिंदी विभाग में 23 विद्यार्थियों ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की है और 95 से अधिक विद्यार्थी एमफिल उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आप विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, भोपाल तथा मॉरिशस में प्रतिभागी रहे हैं तथा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हंगरी, स्पेन, अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व के अनेक देशों में संगोष्ठी और कार्यशालाओं में प्रतिभागिता कर चुके हैं। बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित कई देशों की यात्राएं आपने की हैं। मित्रों, जानकारी के इस क्रम में बता दूं कि आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के साहित्य के आधिकारिक वक्ता हैं। विशेष अध्ययन है आपका अज्ञेय साहित्य पर। जनसंचार माध्यमों में आप सिद्धहस्त हैं और रेडियो, टेलीविजन और मुद्रित माध्यमों में निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। चीन तथा स्विट्जरलैंड में भी आपके द्वारा इन माध्यमों का प्रयोग भारतीय शिक्षा, संस्कृति और भाषा के प्रचार में किया गया है। सोशल मीडिया पर, जनसंचार माध्यमों में आप लगातार सक्रिय रहे हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए आपको अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में सांस्कृतिक समन्वय, IQAC, NAAC समन्वयक, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर आपके द्वारा कार्य किया गया है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व वाले आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का समय गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला को मिला है। हम उनका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का संक्षिप्त परिचय देने हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी मित्र जयशंकर तिवारी जी ने उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जिस विषय पर जो ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत ही विद्वान है, तो आज के हमारे साथ जितने भी जो विद्वान अध्यापक बंधु, प्राध्यापक, शोधार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का फिर से स्वागत करते हुए आज के मुख्य वक्ता जो है प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी हूँ, सभी मित्रों का जो इस मंच पर जुड़े हुए हैं, और मैं विशेष तौर पर अपने साथी डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी जो अध्यक्ष हैं बॉम्बे कॉलेज एकला, मंगलुरु, कर्नाटक में, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में, डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी और अन्य सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। मित्रों, चूंकि भारत के संदर्भ में आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द चलता है, एक तो भारतीय लोग हैं, एक भारतीय प्रवासी लोग हैं, और जैसे ही प्रवासी शब्द आता है तो उसमें हमारी कई तरह की जिज्ञासाएं होती, प्रवासी हैं कौन, ये
किस लिए विशिष्ट हैं और किस रूप में उनका योगदान है देश और दुनिया में। तो मेरे लिए ये सौभाग्य हुआ कि मुझे भारत के बाहर कुछ देशों में जाने का अवसर मिला और विदेशों में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में, और समय समय पर जो लेखक कवि मित्रगण मिलते हैं, अध्यापक मिलते हैं, शोधार्थी मिलते हैं विदेशों में, उन सब के संपर्क में आने के बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारत में जानकारी भी होनी चाहिए, इस पर काम भी होना चाहिए। सौभाग्य से इसकी शुरुआत कैसे हुई इस पर मैं आपसे बातचीत करूं, क्योंकि मेरा अध्ययन विषय प्रवासी साहित्य कैसे बना, इस पर मैं आपसे बातचीत करूं। शुरुआत में मुझे सौभाग्य से 2007 और 2008 में अमेरिका और ब्रिटेन जाने का अवसर मिला, और दोनों देशों में अनेक साहित्यिक मित्रों ने जो वहाँ लेखन से जुड़े हुए थे, जो अध्यापन से जुड़े हुए थे, जो अनुवादक थे या मीडिया कर्मी थे, या वहाँ पर हिंदी के संदर्भित कुछ कार्य कर रहे थे, उन्होंने चर्चा की और कहा कि भारत में अपने देश के लोगों द्वारा लिखे जा रहे, विदेशों में लिखे जा रहे साहित्य के बारे में बहुत चर्चा नहीं होती, लोग उसको जानते नहीं है। उससे पहले मैं भी कुछ लेखकों और कुछ रचनाकारों को, कुछ कवियों को जानता था। ऐसा नहीं कि भारत में उससे पहले कभी पढ़ा नहीं जा रहा था विदेश में लिख रहे भारतीयों को, या जिनको आगे हम समझेंगे प्रवासियों को या भारतवंशियों को। लेकिन जब ब्रिटेन में और अमेरिका में, दोनों देशों में ऐसी चर्चा हुई, तो मैंने ये निश्चय किया कि हम इस काम में आगे बढ़ेंगे और इस पर काम करेंगे। सौभाग्य से भारत लौटने के बाद मैंने अपने विश्वविद्यालय में और अपने जो लेखन से जुड़े हुए कई मित्रों से बातचीत की कि प्रवासी साहित्य को हमको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और उसमें कई विदेशों में रह रहे साहित्यकार मित्र थे जिन्होंने अपना सहयोग दिया इस संदर्भ में। खासतौर से इस दुनिया में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य को समझने का उन्होंने अवसर दिया, और दुनिया में जो भिन्न भिन्न देशों में लिखी जा रही हिंदी की रचनाएं थी उन तक पहुंचने का अवसर दिया। और मैंने अपने विश्वविद्यालय में भी हिंदी पाठ्यक्रम में प्रवासी साहित्य का एक MA स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर एक पाठ्यक्रम निश्चित किया। और जब ये पाठ्यक्रम हम निश्चित कर रहे थे तो अनेक भारत के अनेक विश्वविद्यालयों से वरिष्ठ शिक्षक साथी उस कमेटी के सदस्य थे, और कई लोगों का तब ये मानना था या कहना था कि विदेशों में लिखा जा रहा हिंदी साहित्य अभी स्तर के हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको MA स्तर के पाठ्यक्रम में लाया जाए। मैंने चर्चा की कि अगर हम ये मानकर चलेंगे आज के दिन कि दुनिया में लिखा जा रहा हिंदी साहित्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके तो कभी मूल्यांकन होगा ही नहीं और कभी वो पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं बनेगा। लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया और ये हम लोगों ने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ शायद भारत के उन पहले विश्वविद्यालयों में है जिसने प्रवासी साहित्य का पाठ्यक्रम निर्धारित किया, अपने विश्वविद्यालय में लागू किया, और उसके बाद अब लगभग वो जो डिजाइन, जो एक स्वरूप पाठ्यक्रम का तैयार हुआ था, वो उसी तरह का पाठ्यक्रम, मैं ये तो नहीं कहूँगा वही पाठ्यक्रम, लेकिन उसी तरह का पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। तो प्रवासी साहित्य को समझने का जो मेरा अवसर हुआ वो इस वजह से हुआ कि मुझे दुनिया में भारतीय लोगों द्वारा लिखे जा रहे साहित्य को अपने देश के पाठकों तक जोड़ने के अवसर मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम इस प्रवासी साहित्य का निर्धारण कर रहे थे तो हमारे पास अनेक देश थे जिनमें हम पूरा प्रवासी देशों की बात कर सकते हैं। मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, गयाना है, ट्रिनिडाड है। इन देशों में भारतवंशियों द्वारा हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था। अब ये शब्द जब बार बार आता है, प्रवासी, भारतीय या अप्रवासी शब्द एक आता है, एक शब्द आता है भारतवंशी, तो मैं भारतवंशी शब्द इसलिए पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत के वे नागरिक जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ से मजदूरों के रूप में, इमिग्रेंट्स के रूप में ले जाए गए थे, जिनको जबरदस्ती मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना में मजदूर के तौर पर ले जाया गया था। उनके बाद के जो पीढ़ी है, जिसमें चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी के लोगों तक अब आ गए हैं, वे सब, उनमें से कई लोग हिंदी साहित्य के लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं,
और वे इन देशों में हिंदी साहित्य लेखन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी भारतवंशियों की पीढ़ी है जिनके दादा दादा के भी दादा और उनसे भी पीछे के लोग हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के लेखन से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने परिजनों को, अपने आने वाली पीढ़ियों में ये भाषा पहुंचाई। फिर दूसरे तरह के प्रवासी वे लोग हैं जिनको आजकल हम कह रहे हैं जो विदेशों में गए भारत की आज़ादी के आसपास, भारत की आज़ादी के बाद, और लगभग ये 70-80 साल का जो समय है, इस 70-80 वर्ष के समय में अनेक ऐसे भारतीय विदेशों में गए और अनेक ऐसे भारतीय आज भी जा रहे हैं जो विदेशों में रहते हैं और अपनी भाषा, अपने साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। तो मुझे जब न्यूयॉर्क और ब्रिटेन जाने का अवसर मिला था, अमेरिका और ब्रिटेन का, उसके बाद मुझे कई अन्य देशों में समय समय पर जाने का अवसर मिला और मेरी ये बात सिद्ध हुई और मैंने अपने विद्यार्थियों को भी उसमें जोड़ा, कुछ शोधार्थियों को, और ये पाया कि प्रवासी साहित्य हिंदी के विकास के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनती है और बड़ी वजह है। इससे पहले भारत में एक चर्चा होती थी, जब भी हिंदी के विदेशों में प्रसार की बात आती थी तो कहा जाता था फिल्म और टेलीविजन ने या समाचार जो हमारे चैनल्स हैं, इन्होंने हिंदी को विदेशों में पहुंचाया और उसको समृद्ध किया। लेकिन प्रवासी लेखन एक इतना बड़ा माध्यम हो जाएगा, इसकी चर्चा तब तक नहीं थी। लेकिन जब मेरे कुछ विद्यार्थियों ने और मैंने मिलकर काम किया और कुछ विषयों में काम करते हुए हमको पता चला कि अगर ब्रिटेन में एक लेखक हिंदी का एक कहानी संग्रह लिख रहा है या एक उपन्यास लिख रहा है, या अमेरिकन दुनिया में या किसी और देश में भी, तो पता चला कि उनमें अनेक ऐसे शब्द आए जो वहाँ के संज्ञा के थे, वहाँ के स्थान नामों के थे, वहाँ के भोजन के थे, वहाँ के वस्त्रों के थे, वहाँ के अलग अलग रूपों में अनेक शब्द हमारे पास आए, अभिवादन शैली के थे। तो ये सारे शब्द धीरे धीरे हिंदी में समाहित होते चले गए। मेरे एक विद्यार्थी ने जब ब्रिटेन के एक कथा संग्रह पर काम किया और उसने कहा कि लगभग 200 शब्द ऐसे हैं इसमें जो मुझे विदेश में, खासतौर से ब्रिटेन और लंदन के संदर्भ से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हिंदी की जो शब्द परंपरा है उसके बढ़ने की संभावना उससे दिखती है। फिर जब हम ब्रिटेन के अलावा या बाह्य देशों में अनेक अलग अलग देशों में हिंदी साहित्य के लेखन के संदर्भ से जाते हैं तो पता चलता है कि जो पूरा प्रवासी देश जिनको हम कह रहे थे, जो फिजी, सूरीनाम, गयाना या मॉरिशस या ट्रिनिडाड के देश थे, उनके बाद के जो देश हैं उनमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, या कनाडा है, या अरब दुनिया के काफी सारे देश हैं, या यूरोप से बहुत सारे देश हैं। उन अनेक देशों में हिंदी लेखन बढ़ता गया। और एशिया, पूर्वी एशिया की अगर हम बात करते हैं तो जापान, कोरिया से लेकर के मलेशिया और थाईलैंड और पूर्वी देशों में भी, सभी जगहों पर ये भाषा से जुड़े हुए लोग, प्रवासी लोगों ने हिंदी लेखन का कार्य किया। 2 देशों का संदर्भ मेरे साथ है भी, क्योंकि मैं जब स्विट्जरलैंड में था और मैं चीन में रहा, उन दोनों देशों में मुझे अनेक ऐसे साथी मिले जो चीन में तो मैं कहूँगा कि हम लोगों ने चीनी ऐसे अध्यापक, अनुवादक, पत्रकार और शिक्षक मिले हम लोगों को जिन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में अनुवाद किया या कर रहे हैं, और जिन्होंने हिंदी को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया। तो विदेशों में एक बड़ी परंपरा इस प्रवासी साहित्य के माध्यम से खड़ी हुई या खड़ी हो रही है आज के दिन भी, जो कभी कभी भारतीय थे, कभी वो विदेशी थे। तो एक तरह से पूरे भारत के बाहर एक ऐसी बड़ी दुनिया खड़ी हुई है आज के दिन जो प्रवासियों की है, जो हिंदी लेखन का कार्य कर रहे हैं, या हम कहें कि अपनी भारतीय भाषाओं में भी वो लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी में वो विशेष तौर पर, क्योंकि हिंदी भारत की एक बड़ी भाषा है, संपर्क भाषा है, वे सब लोग उसमें अपने साहित्य लेखन की तरफ जा रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रवासी साहित्य है इसको हम समझें तो किस रूप में, क्योंकि हमारे लिए बार बार एक सवाल आता है कि प्रवासी साहित्य को किस रूप में जाना जाए, कैसे, किन देशों से शुरुआत हुई इसकी, और जो भारत के बाहर रचा जा रहा साहित्य था क्या वो सारा ही प्रवासी साहित्य था। तो इस पर भी एक स्पष्टीकरण पहले ही दिया जाए कि दुनिया के अनेक मूल नागरिकों ने, विदेशी नागरिकों ने हिंदी में
न केवल भाषा वैज्ञानिक लेखन किया, शब्दकोश निर्माण किए, समीक्षात्मक लेखन किया, बल्कि वो रचनात्मक लेखन भी कर रहे थे या कर रहे हैं। तो एक श्रेणी विदेशियों की भी है, उन पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी और समय विदेशियों द्वारा हिंदी लेखन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आज का हमारा विषय केवल उन प्रवासी हिंदी लेखकों या उन देशों तक सीमित है जिन्होंने हिंदी लेखन के संदर्भ में आज हिंदी को विश्व स्तर की भाषा बनाने में बड़ा काम किया है। जब हम ये शोध कार्य की दिशा में आगे बढ़ रहे थे तो पता चलता है कि जितने भी पूरा प्रवासी देश हैं और जितने हमारे वे देश जिनमें लोग बाद में गए, उन सब में हिंदी लेखन किसी न किसी रूप में हो रहा है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो फिजी है, चाहे वो सूरीनाम है, चाहे शारजाह या हम कहें अरब दुनिया है। और इन सब देशों में अलग अलग विधाओं में हिंदी लेखन हो रहा है, और कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में, उपन्यासों के रूप में, संस्मरण के रूप में, यात्रा वृत्तांतों के रूप में, या अगर हम देखते हैं रेडियो और टेलीविजन माध्यमों के द्वारा, या जो पत्रकारिता की नई एक तरह से कहेंगे सोशल मीडिया के नए माध्यमों के रूप में हिंदी लेखन अब सब जगह पहुंच रहा है। अगर हिंदी लेखन की इस परंपरा को देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना से लगभग 100 वर्ष पहले से भी हो रही है। और वो जो 100 वर्ष है, इन 100 वर्षों में आज के दिन संख्या यद्यपि उतनी नहीं है, क्योंकि ये भी हमको मान लेना पड़ेगा कि प्रवासी लेखकों का जो प्रकाशन का कार्य है वो अधिकांश भारत में हुआ। और भारत में इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत के बाहर जो उसकी प्रकाशन की या उसके पाठकों की संख्या अभी उस रूप में बढ़ी नहीं है, बहुत कम संख्या में ये हो रहा है। लेकिन जिन भारतवंशियों ने मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना में लेखन किया था, वे सारे लेखक आज महत्वपूर्ण तरीके से भारत में पहचाने जा रहे हैं, उनकी पहचान बन चुकी है। इसका कारण शायद एक ये भी है कि भारतीय लोगों ने पिछले 20-25 वर्षों में, और शायद उससे कुछ पहले भी अगर हम जाएं, तो उन सब में अनेक लोग ऐसे जो वहाँ संस्कृति कर्मी हैं, लेखक हैं, वहाँ पर अनुवादक हैं, मीडिया कर्मी हैं, अध्यापक हैं, उन सब में हिंदी पहुंचनी शुरू हुई भारतीय भाषाओं के संदर्भ से। तो भारतवंशियों की जो कल्पना है एक तरह से, जिन्होंने विदेशों में रहकर हिंदी सीखी अपने पूर्वजों से, वे भारतवंशी आज के दिन अनेक देशों में, जिनमें पुरातन पूरा प्रवासी देश हमारे हैं, उनमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना में और ट्रिनिडाड में या अफ्रीकन देशों में लेखन आज भी कर रहे हैं। उनकी 5वीं पीढ़ी, 4थी पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी में हिंदी लेखन हो रहा है। हम लोग जब इस अध्ययन को कर रहे थे तो एक ये भी जानने की उत्कंठा थी कि अंततः कितने लेखक या कितनी रचनाएं इस बीच प्रकाशित हो गई होंगी। तो एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया कि लगभग 400 से अधिक पुस्तकें, बल्कि उनकी संख्या हर साल 15, 20, 30 बढ़ती जा रही है, पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित होनी शुरू हुई। इसका एक श्रेय तो है कि वो पुस्तकाकार बाद में आई भले ही रचनाएं, लेकिन चूंकि इंटरनेट की दुनिया से या वेबसाइट्स पर या ब्लॉग के तौर पर या वेब पत्रिकाओं के तौर पर विदेशों से हिंदी का प्रकाशन बहुत पहले शुरू हुआ, इसलिए वे सारे जो प्रकाशन के स्वरूप थे, विदेशी हमारे मित्रों ने, जो भारतीय मित्र विदेशों में रह रहे थे, उन सब ने भी हिंदी के जो पुस्तकाकार प्रकाशन है उससे पहले उसको इंटरनेट माध्यमों के माध्यम से पहुंचाना शुरू किया। बहुत अच्छे ब्लॉग, बहुत अच्छी ब्लॉग पत्रिकाएं विदेशों से आनी शुरू हुई हिंदी के लिए। तो इससे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, चाहे आप कहें कनाडा से, अमेरिका से, शारजाह से, ब्रिटेन से और अन्य यूरोपियन और अमेरिकन दुनिया के क्षेत्र से ये काम हुए। मॉरिशस के संदर्भ में हम लोग ये जानते हैं कि भारतीयों को जब यहाँ से ले जाया गया 1823 और 1834 और आगे के समय में, भारतीयों के बड़े बड़े दल वहां तक पहुंचे, और वे बड़े दल जैसे जैसे पहुंचे उनके पास भारतीय साहित्य था उस समय का, जो भी हमारा धार्मिक और खासतौर से रामचरितमानस की चर्चा उसमें होती है, गीता की चर्चा होती है, वो लेकर गए। और गिरमिटिया मजदूर कहे गए थे वो, जिनको हम कहते हैं इमिग्रेशन के तहत ले जाए गए थे, माइग्रेंट के तौर पर। वे सारे लोग जब अपने देशों में पहुंचे तो
उन देशों में उनकी जो तब की संख्या थी जो हजारों में थी, आज हम लगभग 3 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय विदेशों में है, एक ऐसी गणना है। वो 3 करोड़ से अधिक कम, कुछ समय समय पर स्थिति बदलती है, कम और ज्यादा होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कई देश तो ऐसे हैं जिसमें लाखों लोग भारतीय रह रहे हैं और एक एक शहर में हजारों हजारों भारतीय रह रहे हैं। और ये सारे ही नागरिक किसी न किसी रूप में अपनी संस्कृति से, अपनी कला से, अपने संगीत से और अपनी भाषा के माध्यम से भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। प्रवासी साहित्य के लेखक वे सारे लोग जो पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के रहे होंगे पूरा प्रवासी देशों के, उनमें से नहीं बन पाए लोग। कारण शायद शुरुआत की जो समस्या थी वो रोजगार की थी, पेट भरने की पहली समस्या थी उन लोगों के साथ। और बाद में जब उनके अगली पीढ़ी के लोग पढ़ लिख गए, उन्होंने एक अपनी स्थिति तय कर ली उस देश में, तो वहाँ पढ़ी लिखी पीढ़ियों ने अपने अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को भी बनाया, जिसमें मॉरिशस के कई संदर्भ आते हैं, फिजी के, सूरीनाम के, गयाना के। प्रियंका खिलजियाल लिख रही हैं, तेजेन शर्मा, पुष्पिता अवस्थी, कुछ नाम। ये बहुत लंबी सूची है, अगर हम नाम गिनाने लगेंगे तो लगेगा कि बहुत सारा समय केवल नाम बताने में लग गया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जरूरी तौर पर प्रमुख साहित्यकारों के नाम हम आपको बताएं। लेकिन चाहे जापान की बात करें, जिसकी बहुत चर्चा हिंदी लेखन में नहीं होती, या चीन की बात आज मैं करूं, जहां के हिंदी की लगभग 300 से अधिक पुस्तकें चीनी में अनुदित हो गई, या चीनी की अनेक पुस्तकें, दर्जनों में कह सकता हूं, वो सैकड़ों में संख्या शायद ना हो, लेकिन दर्जनों चीन की प्रमुख पुस्तकें हिंदी में अब अनुदित होनी शुरू हुई है। तो ये दो तरफा अनुवाद का काम भी प्रवासी साहित्यकारों के सहयोग से, अनुवादकों के सहयोग से हो रहा है या होने लगा है। ये इसमें अध्यापकों की एक बड़ी संख्या है जो शिक्षण कार्य के लिए, सामग्री जुटाने के लिए भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो अब इसको तरीके से समझा जाए अगर, तो लगभग 100 वर्ष तो हो गए जब हम हिंदी साहित्य को भारत के बाहर लिखते हुए देखते हैं। और उसमें बहुत शुरुआत की परंपरा तो तोताराम सनाडे जी से लेकर और आज तक आते आते एक बड़ी संख्या है जिन्होंने विदेशों में लिखा, फिर वो बाद में भारत में छपा, और इस बहाने भारत के जो लोग हैं वो परिचित हुए विदेशी दुनिया से। और इसी तरह से विदेशी दुनिया भी भारत से परिचित हुई, क्योंकि जिनसे हम गिरमिटिया और पुराप्रवासी देश कह रहे हैं, या जिन्हें हम आधुनिक या नवप्रवास के देश कह रहे हैं, या भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये प्रवासी साहित्य की जो अनेक धाराएं हैं उनमें एक बड़ा अंतर भी है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो भारत के प्रवासी तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मराठी, अनेक भाषा भाषी है, वो केवल हिंदी भाषा भाषी नहीं है। इसलिए केवल हिंदी ही उनका अभिव्यक्ति माध्यम है, ये भी नहीं है। वो प्रवासी लोग अपनी अपनी भाषाओं में विदेशों में रहकर लेखन कार्य कर रहे हैं, और अनेक हस्तलिखित ग्रंथ उनके थे जो बाद में भारत तक पहुंचे। तो मॉरिशस गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, डच गयाना, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, तमाम देशों के बाद फिर ये जो मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, रियूनियन द्वीप, तंजानिया, उगांडा, जिम्बाब्वे, जमैका, कई देशों में ऐसे भारतीय पहुंचे हैं उसके बाद। और यूरोपीय देशों में जब भारत के लोग गए, या अमेरिकन देशों में गए, या फिर पड़ोसी देशों में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और इसके बाद पूर्वी एशिया के देशों में गए, तो ये सारे अलग अलग रूप में अभिव्यक्ति के माध्यम वहां पर खोजे गए। इसलिए अगर मॉरिशस का स्थान देखें तो सबसे पहला है उसमें। 1834 में वहां भारतीय पहुंचे, और तब से लेकर अब तक एक बड़ी संख्या है। अभी कुछ नामों की चर्चा अगर हम करते हैं तो अभिमन्यु अनंत का नाम महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। उनका उपन्यास और उनकी कहानियां हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभिमन्यु अनंत के अलावा ब्रजेंद्र भगत मधुकर हैं, मुनीश्वर लाल चिंतामणि हैं, रामदेव धुरंधर है, इंद्रनाथ भोला हैं, बेनी माधव राम खिलावन हैं, महेश रामजियावन हैं, प्रहलाद रामशरण हैं, हजारी सिंह हैं, के वीर सिंह, जगा सिंह है, राजेंद्र, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी लेखन की परंपरा वहां पर विकसित की। और ये परंपरा आज और आगे बढ़ रही है। और ये एक कविता की चर्चा भी वहां पर होती है 1913 में जो प्रकाशित हुई थी,
इंद्रदेव भोला ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित प्रहलाद रामशरण के संदर्भ से लिखा है कि यदि मॉरिशस की प्रथम हिंदी पुस्तक को आधार बनाया जाए तो पंडित आत्माराम विश्वनाथ द्वारा रचित पुणे भारत में प्रकाशित मॉरिशस का इतिहास को वह स्थान प्राप्त होगा। और इस तरह से उसका प्रकाशन वर्ष अगर देखते हैं तो ये 1923 का है। तो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हिंदी प्रकाशन होने लगा है दुनिया के देशों में रहने वाले भारतीयों या भारतीयों के आगे की पीढ़ियों द्वारा। और अकेले अगर मॉरिशस की बात करें तो सैकड़ों ग्रंथ वहां से अब लिखे जा चुके। इसमें अगर शिवसागर राम गुलाम जी का नाम लिया जाए, जो वहां पर राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की भी बात अगर हम करें तो ये हिंदी को बोलने वाले वे अनेक प्रमुख लोग हैं। आपने 1923 की अभी चर्चा हुई तो रसपुंज कुंडलिया लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचना है। 1934 में कृष्ण की वंशी तान जदुनंदन शर्मा की एक बहुत प्रमुख रचना है। शताब्दी सरोज पंडित लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी की 1935 में प्रकाशित प्रमुख रचना है। मधुपर्क है 1948 में आ गई, जो ब्रजेंद्र कुमार मधुकर की है। तो इस तरह से वो जो परंपरा तब से चल रही थी वो परंपरा आज तक अनवरत जारी है। और सैकड़ों लेखक, जिनमें अभी अभिमन्यु अनंत का जिक्र मैंने किया था, तो उनका रचनात्मक मूल्यांकन भारत में अलग अलग तरीके से हुआ। वो खाली एकमात्र ऐसे लेखक थे जिन्होंने शुरुआत में भारत में न केवल प्रशंसा प्राप्त की, पुरस्कृत हुए, बल्कि संपादक के तौर पर, लेखक के तौर पर उनकी प्रसिद्धि भी यहाँ पर बहुत हुई। और उन्होंने एक तरह से वहाँ के जनजीवन से जुड़े हुए विषयों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। और वहाँ का जो लाल पसीना उनका एक उपन्यास है वो बहुत चर्चित भी रहा। हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से में भी उसको जोड़ा और इस बहाने वहाँ के लोगों का संघर्ष, विशेष तौर पर पहली पीढ़ी का संघर्ष हमको उनके काम से दिखता है। रामदेव धुरंधर की चर्चा मैं भी कर रहा था, वेणुमाधव रामखिलावन की चर्चा मैंने की, हीरालाल लीलाधर हैं, रामदेव धुरंधर हैं, गोवर्धन ठाकुर हैं, वेणुमाधव रामखिलावन हैं, अनेक ऐसे नाम, दानेश्वर राम हैं। ये तमाम लोग जो हिंदी लेखन की दुनिया में वहाँ चर्चित हुए, उनमें सैकड़ों पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की, जिसमें नाटक एकांकी भी हैं, कहानी कविताएं भी हैं, उपन्यास भी हैं, और अन्य विधाओं में जैसे निबंध आदि विधा भी अब वहाँ पर लिखी जा रही है। यात्रा वृत्तांत है, अनुदित साहित्य भी वहाँ पर लिखा गया है मॉरिशस में। और एक बहुत लंबी परंपरा मॉरिशस की हिंदी लेखन के संदर्भ में है। व्यंग्य लेखन इधर हुआ है, संस्मरण यात्रा वृत्तांत तो वहाँ पर से काफी प्रकाशित हुए हैं। तो एक बड़ी श्रृंखला लेखन की है, जीवनी लेखन भी वहां से हुआ। तो अनेक विधाओं में, और बल्कि बाद में हम देखते हैं तो मॉरिशस का जो लोक साहित्य है, जिसमें भोजपुरी के लोकगीत हैं या अन्य लोक कथाएं जो वहाँ की अलग अलग बोलियों में आ रही हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मॉरिशस का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर भी काम करने लगे लोग। आजकल साहित्य इतिहास लेखन का काम भी वहाँ किया जा रहा है। आर्य समाज के संदर्भ में जो साहित्य इतिहास है वो वहाँ लिखा गया। मॉरिशस के हिंदी साहित्य पर मुनीश्वर चिंतामणि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुआ, और हिंदी कथा साहित्य पर कृष्ण कुमार झा का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो ये बहुत सारी रचनाएं, और धर्म दर्शन संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर भी वहाँ लेखन हुआ। तो एक तरह से मॉरिशस पहला देश है जिसने व्यापक तौर पर लेखन कार्य किया हिंदी में। वहाँ के नागरिकों ने, जो मैंने कहा भारतवंशी थे, लेकिन हम उनको प्रवासी हिस्से में पढ़ रहे थे एक लंबे समय तक। कारण उसका यही था, अलग अलग विभाजन के हिस्से में अगर उनको देखा जाए तो वे भारतवंशियों की संतानें हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जब हिंदी लेखन विदेशों में होने लगा और वो भारत से जुड़े हुए लोग रहे, किसी न किसी रूप में समझा गया, तो ये प्रवासी साहित्य के हिस्से में ही उनको पढ़ा जा रहा था। यद्यपि आजकल प्रवासी साहित्य लेखकों ने और समीक्षकों ने जब उस विभाजन शुरू किया तो ये बात आई कि उनको हमें भारतवंशी लेखक कहना चाहिए, प्रवासी लेखक के बजाय। ऐसे मॉरिशस के बाद जो दूसरे तीसरे देशों की बात अगर हम करें तो भारत ने, भारतीयों ने खासतौर से, और भारत के बाहर भी मॉरिशस में लिखे जा रहे, विदेशों में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य पर समीक्षाएं भी प्रकाशित होने लगी, और शोध कार्य बहुत सारे हुए। और इस शोध कार्य के संदर्भ से अगर अनेक जो विदेशी लेखक हैं उनका भारत से परिचय हुआ। फिर एक दूसरा देश जो है फिजी है महत्वपूर्ण तौर पर,
वहां पर भी भारतीयों को ले जाया गया था फिजी में, उसी तरह से जैसे मॉरिशस ले जाया गया। और लगभग वहां पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो गई, पुस्तकें बहुत सारी प्रकाशित हुई, वहां के अनेक लेखकों को भी उसी तरह का सम्मान मिला, जिसमें कमला प्रसाद मिश्र बहुत महत्वपूर्ण है, अयोध्या प्रसाद शर्मा है, प्रताप चंद्र शर्मा है, तोताराम सनाड्य हैं, रामचंद्र शर्मा है, प्रेम नारायण अग्रवाल हैं, ज्ञानी दास जी हैं, विवेकानंद शर्मा हैं, और जोगिंद्र सिंह कंवल हैं, कमला प्रसाद मिश्र और अमीश चंद शर्मा, ये तमाम लेखक जिन्होंने वहां पर रहकर साहित्यिक लेखन किया। इसी तरह सूरीनाम ट्रिनिडाड की भी बात अगर हम करते हैं, वहां भी काफी सारा लेखन हिंदी में हुआ है और अनेक विधाओं में लेखन हुआ है। सूरीनाम के अनेक लेखकों की चर्चा अगर न भी की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक जिनमें पंडित रामलाल है, मुंशी रहमान खान है, हंसदेव अधीन है, गुलजार है, नई पीढ़ी के हिस्सों में पुष्पिता अवस्थी हैं, कमला राम खिलावन है और भावना सक्सेना है, ये बाबू महात्म सिंह है, अनेक ऐसे नाम आते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी एक महत्वपूर्ण देश है जहां हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अनेक लेखक हमें मिलते हैं। और नई जो हमारी पीढ़ियां गई उनमें अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जहां हिंदी साहित्य लेखन व्यापक तौर पर हुआ है। और इन 70-80 वर्षों में वहाँ हिंदी पठन पाठन लेखन के साथ साथ प्रकाशन भी काफी हुआ। यद्यपि अमेरिका या ब्रिटेन और इन देशों में जो हम बाद के प्रवासी देश कहते हैं उनमें प्रकाशन देर से शुरू होता है। लगभग 1990 के बाद से लेके 2000 और 2010 के बीच वहां पर अलग अलग देशों में प्रकाशन कार्य हुआ। जैसे अंजना संधीर पिछले वर्ष हमें बता रही थी कि अलग तरह से विदेशों में जो हिंदी लेखन हुआ उनको इसलिए प्रकाशन समूह नहीं बन पाए थे, तो लोग नहीं प्रकाशित कर पाते थे अकेले अकेले, और बाद में अनेक लोगों ने वहां लेखन किया, जिसमें अंजना संधीर है जैसे अमेरिका में, आजकल वो भारत में ही अब रहती हैं, या हमारे वेद प्रकाश बटुक है जो 50 वर्ष तक ब्रिटेन अमेरिका रहे, आजकल वो मेरठ में निवास करते हैं। लेकिन अनेक लोग जिसमें अनंत कौर है, अंशु जौहरी है, अनुराधा चंद्र है, इला प्रसाद है, कल्पना सिंह है, या कुसुम सिन्हा है, जयंती राय है, तुलसी जयरामन है, प्रतिभा सक्सेना है, प्रीति सेन गुप्ता है, पूर्णिमा गुप्ता है, रेखा मैत्र है, विशाखा ठाकुर है, सुदर्शन बाहरी, सुषम मल्होत्रा, सुमिता जैन, बहुत सारे नाम जो अमेरिका के संदर्भ से और आज जो काम कर रहे हैं, विशेष तौर से जो विदेशों में रहकर हिंदी का काम कर रहे हैं। जैसे गुलाब खंडेलवाल का नाम बहुत जिक्र आता है कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया वहां रहते हुए, और राकेश खंडेलवाल का बहुत जिक्र आता है। विजय कुमार मेहता अभी भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वहां पर। वेद प्रकाश बटुक जी का जिक्र अभी मैंने आपसे किया था, वो अमेरिका और ब्रिटेन के प्रवासी लेखकों में महत्वपूर्ण लेखक हैं एक। इसी प्रकार एक बड़ी श्रृंखला अमेरिका में रहते हुए लेखकों की है। ये लेखक अनेक विधाओं में लेखन कर रहे हैं या कर रहे थे, जो कहानियां हैं, जिसमें कविताएं हैं, उपन्यास हैं, और ये अनेक लेखक आज भारत में साहित्य के हिस्से में पढ़ाए भी जा रहे हैं। उनमें अभी आप सुषुम बेदी का नाम देखते हैं, काफी चर्चित नाम है, इधर उनको कई पुरस्कार भी भारत में मिले। अनेक उमेश अग्निहोत्री हैं जैसे, ये वेद प्रकाश बटुक हैं, इन लोगों के लेखन को भारत में भी सम्मान मिला। पुष्पा सक्सेना है, उनके कहानी संग्रह, नाटक, उमेश अग्निहोत्री है, तो अनेक लेखकों को प्रशंसा भारत में मिली और उनके प्रकाशन हुए। सुषुम बेदी का हवन उपन्यास काफी चर्चित भी रहा, और हवन उपन्यास को हम लोगों ने पठन पाठन के हिस्से में भी जोड़ा, अपने पाठ्यक्रम के हिस्से में भी। तो ये लेखक क्योंकि उस समय और समाज को परख रहे थे वहां पर, और भारत के लोगों को उपलब्ध करा रहे थे वो सारा ज्ञान, तो अनेक तरह के लेख संग्रह आए उसमें, जिसमें उन देशों को हम जान पाए, और अनेक तरह के विधाओं में लेखन हुआ। अभी अभी एक अगर हम कहें लंबी श्रृंखला में वेद प्रकाश बटुक ने अपने आत्मकथा लिखी है 5 खंडों में। संस्मरण और यात्रा वृत्तांत बहुत लिखे गए अमेरिका में। कनाडा भी एक ऐसा देश है जिसमें भारतीयों की संख्या, आप जानते हैं, पंजाबी जिसमें ज्यादा संख्या में है। अनेक लेखक वहां भी हुए, उनमें आज भी अनेक लेखक हैं जो लेखन कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन और कनाडा में
अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी थी काफी पहले से, तो वहां पर विदेशी विद्यार्थी और भारतीय विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे। एक लंबी श्रृंखला है ऐसे लेखकों की। विशेषकर अगर हम ब्रिटेन में रहने वाले लेखकों की बात करते हैं तो वहां पर चूंकि भारतीयों की एक बड़ी संख्या है, इसी तरह रूस में रहने वाले लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अनुवाद का कार्य किया है तो उनकी काफी बड़ी संख्या है। चीन में भी आजकल हिंदी लेखन काफी हो रहा है, क्योंकि अनेक लोग, जापान में भी, ये बहुत सारे देश हैं। लेकिन ब्रिटेन का नाम विशेष तौर पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्रिटेन में हिंदी लेखन एक बड़ी परंपरा के तौर पर स्थापित हुआ। यद्यपि इजराइल जैसे छोटे देश में भी हिंदी लेखन होने लगा आजकल, वहां हिंदी कक्षाएं हो रही है। जर्मनी और फ्रांस का नाम आप पहले से जानते हैं, नॉर्वे या डेनमार्क का नाम आप जानते हैं, या हंगरी एक बड़ा केंद्र बना जहां हिंदी अध्यापन लेखन लंबे समय से हो रहा है। इटली में के कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो चूंकि अनेक देशों में, बेलारूस जैसे एक छोटा देश है, वहां भी हिंदी का अध्यापन होने लगा, बल्गारिया में होने लगा। तो ये अनेक देश है, लेकिन ब्रिटेन का विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में हिंदी लेखन लंबे समय से हो रहा है, और वहां पर चाहे लंदन है, चाहे अन्य छोटे शहर हैं, वहां पर हिंदी पठन पाठन का काम चला। ब्रिटेन में आज के प्रतिनिधि लेखक हैं बहुत सारे, जिन्होंने हिंदी लेखन को अपने एक तरह से अपने माध्यम से वहां परिचित कराया। और ये सारे लेखक भारत में और भारत के बाहर अपरिचित हैं, और भारत में भी पहचाने जाते हैं, भारत के बाहर भी उनकी पहचान है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से तमाम विधाओं में लेखन किया है। और वे लेखन के जितने भी सोपान हैं, एक तरीके से कहें, प्रसिद्धि के, पुरस्कारों के, उनको मिले भी हैं, जिसमें एक बड़ा नाम तेजन शर्मा का है। तेजन शर्मा आजकल ब्रिटेन में है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो हम जब पाठ्यक्रम निर्धारण कर रहे थे तो हमें ब्रिटेन के रहने वाले सत्येंद्र श्रीवास्तव हैं, या पद्मेश गुप्त हैं, या ब्रिटेन के रहने वाले तेजन शर्मा हैं, उसी तरह से जय वर्मा हैं, बहुत सारे डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, दिव्या माथुर हैं, अनेक लेखक ऐसे मिले जिन्होंने अपनी लेखन के माध्यम से पहचान बनाई वहां के साहित्यकारों में विशेष तौर पर। इसलिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी, मलेशिया, रूस, स्वीडन, नॉर्वे, अबू धाबी, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, सभी जगहों पर अब धीरे धीरे लेखन कार्य बढ़ा, और अब उसकी एक बड़ी परंपरा बन गई है लेखन के हिस्से में। कुछ नाम मैं और जोड़ सकता हूं, जिसमें ब्रिटेन के लेखकों के संदर्भ से अगर देखते हैं, जिनमें मोहन राणा हैं, पुष्पा भार्गव है, शैल अग्रवाल हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव हैं, लक्ष्मीधर मालवीय है, अभी मैं कनाडा का जिक्र कर रहा था, स्नेह ठाकुर हैं, या जके जुबेरी है ब्रिटेन से, अर्चना पेनुली है डेनमार्क से, अमित जोशी और सुरेश चंद्र शुक्ल है नॉर्वे से, रामेश्वर अशांत है अमेरिका से, विजय कुमार मेहता हैं अमेरिका से, या गौतम सचदेव हैं ब्रिटेन से। कई ऐसे नए लेखकों की पीढ़ी वहां तैयार हुई, और इन्होंने जो पहली परंपरा पड़ी थी पूरा प्रवासी देशों में हिंदी लेखन की, उससे भारत के बाहर हिंदी लेखन की एक बड़ी परंपरा को जोड़ा। तो हमारा जो प्रवासी लेखन का कार्य है, एक तरीके से प्रवासी हिंदी लेखन का कार्य, ये धीरे धीरे गति पकड़ता है। और आज के दिन जो नव प्रवासी हमारे हैं, नव प्रवासियों से संदर्भ है वे नागरिक जो पिछले 20-30 वर्षों में गए हैं, खासतौर से जैसे जैसे चिकित्सक हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, शिक्षक हैं, अनुवादक हैं, मीडिया कर्मी हैं, भारत के बाहर बड़ी दुनिया उनकी तैयार है। अगर आप अकेले ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा की भी बात करेंगे, जो या अरब दुनिया की बात करेंगे, तो चिकित्सकों की, या टेक्नोक्रेट्स की, या इंजीनियर्स की, या प्रबंधन संस्थानों से जुड़े हुए लोगों की, शिक्षकों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो विदेशों में रहकर अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये इन सब में एक नए तरह का प्रेम हिंदी के प्रति है। इन दिनों अगर आप अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को देखेंगे भारतीयों के, तो उनमें हिंदी से या हिंदी माध्यम से अनेक आयोजन हो रहे हैं। उन सैकड़ों आयोजनों में जो प्रतिमा होते हैं
उनमें हिंदी के प्रतिभाग करने वाले या हिंदी माध्यम में अपनी रचनाएं देने वालों की संख्या बहुत है। ये सब प्रवासी लेखक बनने की प्रक्रिया में है या कुछ पहले भारत में स्थापित थे और विदेशों में जाकर लिखने लगे तो उनको भारत में भी सम्मान या स्थान मिला। आज के दिन अगर हम प्रवासी साहित्य का भविष्य देखते हैं इस रूप में कि वो कैसे विस्तृत होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये भविष्य इसलिए आगे बढ़ेगा क्योंकि भारतीयों की संपन्न पीढ़ी के वे लोग अब हिंदी को अपनी प्रथम भाषा जो भारत में रहते हुए या द्वितीय भाषा के तौर पर जो उन्होंने सीखी थी, उसको उन्होंने अपने लेखन का माध्यम बनाया है। और ये माध्यम नई पीढ़ी तक जरूर नहीं पहुंचा है। ये प्रवासी साहित्य की एक कमजोरी कही जा सकती है कि जो लेखक भारत से गए वो हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में भी लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी का भी अगर संदर्भ लें, हिंदी में वो प्रसिद्ध हुए और हिंदी में उन्होंने लेखन किया, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उन देशों में जाने के बाद अधिकांश नागरिकों ने उस देश की भाषा को अपना लिया और या उनकी नई पीढ़ी ने या तो अंग्रेजी या उस देश की भाषा को अपना लिया। अनेक जो दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं या दूसरी पीढ़ी की उनके देश के उनके बच्चे हैं, वो हिंदी माध्यम या हिंदी लेखन से नहीं जुड़ पाए या कम जुड़े हुए हैं। तो प्रवासी साहित्य के विस्तार की संभावना इसी बात पर बनेगी कि ये जो नई पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है या आगे की पीढ़ियां हैं, वो हिंदी अपनाएं। चूंकि विश्व के संदर्भ में हिंदी को लेकर हमारे पास ये आंकड़ा आता है बार बार कि हिंदी दुनिया की पहली भाषा है कि दूसरी है, तीसरी है या चौथी है, तो इस रूप में भी प्रवासियों का योगदान बहुत हो सकता है या है। लेकिन इस संख्या के फेर में अगर न भी पढ़ें तो दुनिया की 3 या 4 बड़ी भाषाओं में से एक हिंदी है। ये दुनिया के तमाम सर्वे आते हैं उनमें कहा जाता है। हम लोग जो भारत के लोग हैं ये सुनकर काफी प्रसन्न भी होते हैं कई बार कि हिंदी दुनिया की पहली भाषा हो गई, लेकिन हमको इसके सच में जाना भी जरूरी है कि ये वास्तविक बात नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा भाषियों की संख्या या अंग्रेजी की दुनिया में हुए विस्तार को अगर आप देखते हैं तो हिंदी अगर पहली नहीं या दूसरी नहीं तो तीसरी चौथी भाषा तो अवश्य। इधर एक सर्वे हाल में आया जो स्पेनिश भाषा को तीसरे नंबर की भाषा बताता है और जो हिंदी को दुनिया की चौथे नंबर की भाषा है, चौथे क्रम में आने वाली भाषा व्यवहार, प्रयोग, लेखन, संख्या में देखता है। तो प्रवासी भारतीयों की ये जो लगभग 3 करोड़ की संख्या है, उनमें तमाम तरह के भारतीय भाषाओं की परंपराओं से गए हुए लोग हैं और वे सारे लोग हिंदी में लेखन नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें मानना होगा। और ये भी मानना होगा जो सब कुछ लिखा जा रहा है वो सब कुछ श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि विदेशों में हिंदी लेखन हो रहा है तो इससे तात्पर्य है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उच्च स्तर का लिख रहे हैं, कुछ हैं जिन्होंने हिंदी लेखन प्रारंभ किया वहां जाकर, या कुछ लोग हैं जिनका विधाओं में लेखन में अभी उतनी दक्षता नहीं है। लेकिन अगर हम सैकड़ों लेखकों को देखते हैं जो भारत के बाहर रहकर लिख रहे हैं तो उनमें अनेक ऐसे हैं जिनका लेखन का स्तर, जिनके संवेदनशीलता का स्तर, जिनके साहित्य रचना की कसौटी पर अगर कसी जाती है तो उसको भारत में रचे जा रहे साहित्य से किसी से रूप में कमतर नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आज के दिन ये हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रवासी साहित्य एक अनिवार्य पाठ्यक्रम की तरह आने लगा है। कभी ये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उसको मान्यता दी कि इस रूप में विदेशों में प्रसारित हो रहा जो भारतीयों के संदर्भ में लेखन है उसको मान्यता देने से अनेक लोग इस लेखन में प्रवृत्त भी हुए। आज के दिन भारत के बाहर लिखने वालों की जो सैकड़ों की संख्या है उससे हिंदी का विस्तार तो हो ही रहा है, लेकिन भारत में उस दुनिया से जुड़े हुए तमाम तरह के जो संपर्क है वो बन रहे हैं और भारत को उस दुनिया से हम जोड़ पा रहे हैं जो दुनिया में विकसित देशों की है, अर्धविकसित देशों की है या अभी जो विकासशील देश हैं उनकी है। लेकिन इस सबसे हमारा जो अनुभव है वो व्यापक हो रहा है। इसलिए भारतीय लेखक जो शुरू में या प्रारंभिक लेखन में कई बार हम लोग सुनते थे कि वो भारतीय डायस्पोरा या जो भारतीय प्रवासी लेखन है वो अपने जड़ों से नहीं बाहर निकल पाता, वो उन्हीं परंपराओं की कहानियां या भारत से गए हुए जो दंश की कहानियां वो लिख रहा है। लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं तमाम तरह के जो विदेशी फलक है
उसके विस्तार की कहानी हमको, या विस्तार की रचनाएं भारत में, भारतीय साहित्य में, या हम कहें प्रवासी साहित्य में मिल रही है। तो प्रवासी साहित्य उस रूप में कहीं कम नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि अगर प्रवासी साहित्य को हम अपनाते हैं, या प्रवासी लेखकों के लिखे हुए साहित्य को भारतीय पाठक पढ़ते हैं, तो उससे उनका अनुभव भी समृद्ध होता है, और उससे हम अपने दुनिया भर में फैले लेखक समुदाय को अपना लेखक बताते हैं। जैसे अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्य को, चाहे वो कहीं भी लिखा जा रहा है, अंग्रेजी साहित्य कहा जाता है, ऐसे ही प्रवासी लेखकों की एक मांग ये भी है कि हमको अब प्रवासी साहित्यकार ना कहा जाए, अब हमको हिंदी का लेखक कहा जाए। जैसे दुनिया भर में लिखे गए अंग्रेजी लेखन के लिए कोई अलग से शब्द नहीं आता कि वो अंग्रेजी लेखन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पहचाना जाए, ऐसे ही हिंदी लेखकों को भी हिंदी का लेखक कहा जाए। तो एक ऐसी पीढ़ी भी अब तैयार हुई इस बीच प्रवासी लेखकों की, जिन्होंने स्वयं को इस विभेद से अलग करने की मांग की। वो अलग अलग मंचों पर ये बातें उठाते भी हैं, और अनेक लेखों में या साक्षात्कारों में ये बातें अब आने लगी कि प्रवासी साहित्य अलग से हिंदी के स्वरूप को बताने वाला, विश्व भर में परिचित कराने वाला साहित्य है। तो प्रवासी साहित्य को हिंदी साहित्य के ही एक रूप में माना जाए, या जैसे हम ये कह सकते हैं कि कभी कहा जाता था हिंदी उत्तर भारत की भाषा है, धीरे धीरे वो पूरे भारत की भाषा बनी, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनकर पूरे विश्व में कम या ज्यादा प्रयोग के साथ, कम या ज्यादा लेखन के साथ तमाम देशों में पहुंच गई है। तो उसी तरह से अगर हम हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान रहे हैं, तो प्रवासी लेखकों द्वारा या विदेश में रह रहे भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाओं को भी हिंदी लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने, और उसे हिंदी लेखन की दुनिया में आदर मिले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यद्यपि प्रवासी हिंदी रचनाकारों पर बातचीत करें, उनके लिखे गए रचनाओं पर बातचीत करें, अलग अलग देशों में कार्य कर रहे लेखकों पर बात करें, तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। लेकिन मुझे जैसा कि आदरणीय मंजुनाथ जी ने कहा था कि लगभग मुझे 40-45 मिनट में अपनी बातें कहनी है, तो कुछ बातें मैं कह पाया हूँ, बहुत सारी बातें छूट भी गई होंगी। लेकिन ये एक प्रवासी साहित्य का परिचय की तरह है। चूंकि जब मैं चीन में था, वहाँ अनेक ऐसे लोग जो भारतीय लोग थे, वो जब हिंदी लेखन वो करने लगे, तो उन्होंने, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमारा लेखन का स्तर उतना अच्छा नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि जो हिंदी आप लिख रहे हैं ये बहुत अच्छी है, आपको जरूरी नहीं कि कविता कहानी लिखनी है। आप चीन में हो रहे तकनीकी विकास पर कुछ बातें लिखें, आप जिस विधा में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में लिखें, उस शहर या उस क्षेत्र के बारे में लिखें जहाँ आप रहते हैं। ये भी बहुत हिंदी में आने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान और सूचना दोनों के हिस्से में हिंदी लेखन हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जिसे हम कभी लेख कहते हैं, कभी निबंध कहते हैं, कभी हम समीक्षा परक लेखन कहते हैं, वो सब भी हिंदी में आने चाहिए। और हिंदी में ऐसा लेखन हो रहा है दुनिया में, तो उसको भी आदर देने की आवश्यकता है। और हम लोग आगे के सत्रों में फिर कभी किसी एक देश में विशेष लेखन पर भी बातचीत कर पाएंगे। तो आज मैं अपनी बात अब संपन्न करता हूं, और आप सबको धन्यवाद देता हूं। चूंकि ये एक तरफा वाचन होता है, तो ऐसे में लंबे समय तक आपको और रुकने के लिए कहा भी नहीं जा सकता। कोई प्रश्न हो तो स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस 76वें व्याख्यान में आपने प्रवासी हिंदी साहित्य के विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसकी एक तरह का एक जो मैप जो कहते हैं, पूरे विश्व में जिस प्रकार प्रवासी साहित्य फैला हुआ है और साहित्य लिखे जा रहे हैं, और किन किन देशों में यह साहित्य लिखे जा रहे हैं, जिसकी मॉरिशस या सूरीनाम, इस तरह के अलग अलग देशों से लेकर के प्रवासी साहित्य की जो सृजन कार्य चल रहा है, उन सभी बातों के ऊपर आपने जो ध्यान आकर्षित किया। तो मैं अपनी ओर से आपको, अपने और जो आयोजक मंडल की ओर से आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारे साथ इस पटल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आज का जो व्याख्यान का विषय है प्रवासी हिंदी साहित्य, इस विषय पर आपकी ओर से कोई भी जिज्ञासा हो या विचार हो या प्रश्न हो, जो कुछ भी हो, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रकट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को
जी की नमस्कार। शुभकामनाएं। प्रोफेसर जी नवीन जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी सर। मैं तो बहुत देर से जुड़ पाया आज, जी और कई व्याख्यानों के बाद आज मेरी उपस्थिति दर्ज हो पा रही है। स्वागत है। लेकिन ये सौभाग्य है कि आज आपके जाते जाते मैंने आपको पकड़ लिया। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरी जिज्ञासा ये है कि इधर प्रवासी साहित्य बहुत मात्रा में लिखा जा रहा है, लेकिन भारत में उस साहित्य को संजोने की दिशा में क्या कोई काम हिंदी साहित्य के इतिहास की तर्ज पर चल रहा है? यदि हाँ, तो कृपया इस बारे में मुझे बताने की कृपा करें। जी भारत में तो चूंकि जितना भी प्रवासी हिंदी लेखन हो रहा है अधिकांश तो प्रकाशित भारत में ही हो रहा है, और मुझे जहां तक ध्यान है कि अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रवासी साहित्य पर शोध कार्य हो रहे हैं। अकेले मेरे ही विश्वविद्यालय में कम से कम 10 एक पीएचडी स्तर के और कई एमफिल स्तर के शोध कार्य हुए हैं, हो रहे हैं अभी भी, जिनमें कुछ तो हैं पुराने देशों, मैंने कहा पूरा प्रवासी देश जिसमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, उन पर आधारित हैं। कुछ कार्य नए देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इन पर आधारित भी हैं। अनेक अन्य विदेशों में हो रहे लेखन कार्य पर हैं। तो चूंकि पुस्तकालयों तक अब पुस्तकें पहुंची हैं, लेखकों से परिचय हुआ है, उनके द्वारा की गई रचनाओं की विशिष्टता का भी ज्ञान लोगों को हो रहा है, तो उस रूप में लोग अब प्रवासी लेखकों को पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं विदेशी दुनिया में किस तरह से भारतीय लोग रह रहे हैं, कैसे वहां पर लेखन हो रहा है। तो जरूर अब संजोया भी जा रहा है, और अधिकांश पुस्तकालयों में जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय हैं उनमें प्रवासी लेखकों की रचनाएं वो उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। और अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रकाशक भी प्रवासी लेखकों को छाप रहे हैं। शुरू में ये एक धारणा थी कि प्रवासी लेखकों को जो हमारे भारत के महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं वहां से प्रकाशित नहीं किया जा रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रवासी साहित्यकारों को प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो अश्विनी जी, जो आपने कहा मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है उसके उत्तर के तौर पर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर। धन्यवाद अश्विनी कुमार जी, ये अक्सर हमारे इस व्याख्यान में जुड़ते रहते हैं। आजकल कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे थे, आज जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार, जिसके हमारे मित्र विनय कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, जो कर्नाटक जो विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक संघ के जो महासचिव हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, नमस्कार नवीन जी। नमस्कार, स्वागत विनय जी। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आज का आपका व्याख्यान। धन्यवाद। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों में किस तरह से हिंदी को लेकर के 400 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 3 करोड़ से ऊपर लोग वहां रहते हैं, और किस तरह से हिंदी का विकास हो रहा है, बड़ा विस्तार में आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक रहा। इस ज्ञान का तो मैंने संशोधन किया ही, लेकिन मुख्य रूप से मैं 2 बातें इस मंच से कहना चाहूंगा। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पहल के कारण ही जो पूरे कर्नाटक के महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने वालों पे जो संकट आ गया था नई शिक्षा नीति को लेकर के, वो आपने राज्यसभा में वो सवाल उठवाया है, और राज्यसभा के सवाल से यह स्पष्ट हो रहा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से किसी भी राज्य पर या किसी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपा नहीं जाएगा। और इससे हमें कुछ राहत मिली, क्योंकि अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर स्टे डाल रखा है। तो जितने प्राध्यापक यहाँ हिंदी पढ़ा रहे थे लगभग 4000 से ऊपर हैं पूरे कर्नाटक के डिग्री कॉलेज में। +2 में भी करीबन 7-8 हजार के आसपास होंगे। तो सर, मैं इस पटल से पूरे कर्नाटक वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आपके प्रयास से कम ये बात सरकार तक पहुंच पाई और सरकार ने संज्ञान लिया। और मंजुनाथ सर जी बार बार आपसे संपर्क में रहे हैं, तो सर ये आपका प्रयास रहा है। और एक बड़ी अच्छी बात लगी कि जिस तरह से कि प्रवासी साहित्यकार अब ये कहते हैं कि हमें प्रवासी ना कहा जाए, बल्कि अब हिंदी के साहित्यकार के रूप में जाना जाए। तो वैसे ही हम दक्षिण भारतीय भी चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय साहित्य ना हो करके वो भी हिंदी का साहित्य हो। चाहे मंजुनाथ सर जी लिख रहे हो, चाहे नवीन चंद जी लिख रहे हो, वो हिंदी का एक साहित्य है। और चूंकि अब हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है,
और हम पहले 3 या कम से कम 4, हमारी संख्या विश्व में पहले 4 में आती है। तो इस तरह से अगर पूरे देश से प्रयास रहेगा तो ये भाषा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और समृद्ध होगी। और आप जैसे जुझारू लोग अगर इससे जुड़े रहेंगे तो, चूंकि चीन में भी मुझे पता लगा था इंदु जी के माध्यम से कि चीन में भी आपने काफी काम किया हिंदी को लेकर के, और चीनी भाषा से हिंदी में और हिंदी से चीनी में कई अनुवाद हुए, लगभग मुझे लग रहा है कि 2-3 दर्जन पुस्तकें भी अनुवाद हुई है। तो सर, इस तरह से आप लोगों का जो प्रयास काफी सराहनीय है, और हम खास करके दक्षिण भारतीयों के लिए जो हिंदी की सेवा में जुड़े हैं वो बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अरे ये तो देखिए, समवेत तौर पर हिंदी के लिए कोई भी काम है तो हम सबको मिलकर करना ही है। अभी ये अवश्य है कि सरकारों को जिस रूप में हिंदी को लागू करना था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजभाषा के स्तर पर, शिक्षण माध्यम के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, तो बहुत सारे काम की आवश्यकता है। तो जितने साथी लोग इस काम में जुटेंगे उतनी जल्दी हिंदी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो भारत और भारत के बाहर तो अब ऐसे मंच बन रहे हैं जिसमें हिंदी को लेकर अनवरत ऐसी चर्चा होती है। आपने मुझे जो भी श्रेय दिया उसके लिए धन्यवाद। बाकी तो सब मित्र लोग काम कर रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी जी। भौगोलिक आधार पर हिंदी का विभाजन नहीं होना चाहिए, अंकिता तिवारी ने लिखा अभी। और इसमें एक विद्यार्थी या अध्यापक जिन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि प्रवासी हिंदी साहित्य में प्रवासी साहित्यकारों का बाल विमर्श पर भी लेखन चल रहा है। जी बिल्कुल, बाल विमर्श तो हम क्या कहेंगे, बाल साहित्य पर लेखन चल रहा है। हमारे यहाँ हर चीज को विमर्श के कोटे में डाल दिया जाता है, तो बाल साहित्य भी लिखा जा रहा है और वो काफी समृद्ध हो गया है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी भी एक अच्छी श्रृंखला बन रही है अब विदेशों में। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। बोलिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है विदेशों में, इसकी लिपि कौन सी होती है? किस लिपि में ये लोग ओरिजिनल लिखते हैं, उसके बाद में फिर रोमन होती है या देवनागरी होती है या उनकी अपनी लिपि होती है? जी जी, मैं इस बारे में तो स्पष्ट कर सकता हूँ कि हिंदी लेखक जो हिंदी में रचनाएं कर रहे हैं वो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी उसी में ही है। रोमन तो चूंकि शिक्षण माध्यम के अलावा फिल्मों में या मीडिया में या काफी जगहों पर लोगों को जिनको हिंदी उच्चारण में कठिनाइयां हैं या लेखन में एक परंपरा नई तरह से विकसित हो रही है पूरे विश्व भर की, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा इसको कि दुनिया की तमाम भाषाओं की स्क्रिप्ट रोमन में भी अब लिखी जाने लगी। मैं चीन में था तो वहाँ चीन वालों ने भी एक परंपरा विकसित की कि वो चाइनीज अपनी स्क्रिप्ट में भी लिख रहे हैं और अंग्रेजी स्क्रिप्ट भी उन्होंने साथ साथ अडॉप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। भारतीय भाषाओं में भी ऐसा हो रहा है, हिंदी में भी। लेकिन जो हिंदी लेखक भारत के बाहर हिंदी में लिख रहे हैं उनकी जो लिपि है वो देवनागरी है, तो इसको इसी रूप में स्वीकार किया जाए। धन्यवाद सर। जी सर। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई मित्र कुछ अपना विचार या जिज्ञासा या जो कुछ भी प्रश्न पटल पर करना चाहते हैं? आज का विषय जो प्रवासी हिंदी साहित्य, मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने हाथ खड़ा किया और कुमकुम शुक्ला जी ने, तो अगर कुछ कहना हो तो आप जोड़ सकते हैं बात। हाँ सर। जी सर, नमस्कार सर, और सभी विद्वजनों को बहुत बहुत प्रणाम। अभी डॉक्टर विनय सर ने बड़ी सुंदर बात कही कि दक्षिण भारतीय साहित्यकार नाम ना प्रयोग किया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी को हिंदी साहित्यकार, जो हिंदी में लिख रहा है वो हिंदी का साहित्यकार, मैं एग्री करता हूँ। एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि जैसे विदेशों में बहुत सारे लोग, भारतीय लोग या वहाँ के लोग लिखते हैं तो उनको प्रवासी भारतीय साहित्यकार कहा जाता है, उसी तरीके से विदेशों के बहुत सारे लोग, ब्रिटेन के, जापान के, अभी 2 साल पहले मैं भारतीय ज्ञानपीठ में एक सेमिनार में गया, तिब्बत के कई फेलो बहुत अच्छा लेखन कार्य कर रहे थे उसमें। उसी तरीके से फादर कामिल बिल्को को लिया जा सकता है, राम कथा पे बड़ा सुंदर काम किया। तो उनके बारे में कुछ कीजिए कि जो विदेश के लोग हैं और वो भारत में रह के लेखन कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा है। आपने जो बात कही, विदेशी लोगों द्वारा हिंदी लेखन की एक लंबी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। बल्कि अगर चाहें किसी दिन एक दिन इसी पर भी बातचीत हो सकती है और बहुत व्यापक बातचीत हो सकती है। तो विदेशियों द्वारा भी हिंदी में लेखन खूब हो रहा है। मैं तो अकेले चीन में कह रहा हूँ कि लगभग मुझे वहां 50 ऐसे लोग मिले जो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी में लेखन कर रहे हैं, हिंदी में शिक्षण भी कर रहे हैं।
तो ऐसे उदाहरण हमें जापान में मिलते हैं, कोरिया में मिलते हैं। अगर एक कोने से घूमना शुरू कीजिएगा तो दुनिया के बहुत सारे देशों में जैसे जैसे हिंदी शिक्षण शुरू हुआ, अनुवाद के काम शुरू हुए, रेडियो में, टेलीविजन में, अखबारों में हिंदी आने लगी, तो आपको वहां के स्थानीय लोगों द्वारा हिंदी में लिखा जा रहा बहुत सारा काम मिलेगा। चाहे आप मॉस्को रेडियो की बात करें, आप बीबीसी लंदन की बात करिए, आप चाइना रेडियो की बात करिए, दुनिया के तमाम माध्यमों में हिंदी आ रही है। तो निश्चित तौर पर विदेशी लोग लिख रहे हैं, तो अकेले भारतीयों के बस का तो है भी नहीं कि वो पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदी का काम चल रहा है वो कर पाएंगे अकेले। हाँ, ये जरूर हुआ, धीरे धीरे उसमें कुछ भारतीय जुड़ रहे हैं, तो वहां पर एक नए तरह के मानक तय होते हैं, उससे वो हिंदी का प्रयोग वहां पर बेहतर हो जाता है। तो इस पर फिर किसी दिन एक व्यापक बातचीद कर सकते हैं विदेशियों द्वारा हिंदी लेखन पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर पुनीत बिसारिया भी जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से, अभी उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो मैं कहूंगा पुनीत जी बोलिए। बात नहीं करनी है, वो गलती से हाथ दब गया, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी का। उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया और आपकी तो इस विषय में विशेषज्ञता है ही, और कितना भी आपको सुने कम होगा। मुझे लगता है कि ये जो अभी आपने बात कही, यही मैं अनुरोध करूंगा मंजूनाथ जी से भी और जयशंकर तिवारी जी से भी, कि विदेश में जो हिंदी सेवी, विदेशी मूल के हिंदी सेवी जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, उस विषय पर भी आदरणीय लोहानी जी का एक दिन व्याख्यान हो तो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये तो बहुत बड़ी परंपरा है विदेशियों की हिंदी सेवा की, हिंदी लेखन की, जरूर उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आज हम प्रवासी साहित्य लेखन, खासतौर से प्रवासी भारतीयों के लेखन पर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आज वहां पर रहते हैं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद पुनीत जी। धन्यवाद सर। इसमें हमारे इस व्याख्यान में विदेश से भी जो तेजेंद्र शर्मा जी हैं, उनका व्याख्यान हुआ है, जो लंदन में रहते हैं, और उसके साथ जो टोरंटो में रहते हैं धर्मपाल जैन, उनका भी व्याख्यान हुआ है। इस तरह हम अलग अलग जो विदेशों में जो साहित्यकार हैं उनका व्याख्यान हम कराते रहते हैं आगे भी। आपका धन्यवाद। और कोई मित्र लगता है विनय जी कुछ बोलना चाहते हैं? तक्षक जी का भी हुआ व्याख्यान इस पे, राम तक्षक। हाँ, राम तक्षक जी का भी नीदरलैंड से समझ गया, मैं भूल गया था, नीदरलैंड से उनका भी व्याख्यान हुआ है। तो इस तरह हम व्याख्यान कराते रहते देश, मतलब गंगा कावेरी व्याख्यान माला, गंगा से लेकर कावेरी तक, दक्षिण से उत्तर से सभी लोगों को, पश्चिम से और पूर्व से सभी लोगों को जोड़ने का, और बाहर से भी जो जितने भी हिंदी साहित्यकार हैं उनको जोड़ने का हम प्रयास करते रहते हैं, और लगातार हम कर रहे हैं सर, आप सभी लोगों के सहयोग से। और कोई मित्र कुछ जो लगता है ये अंतिम जो सवाल है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपका स्वागत है। अंतिम आज का जो विषय प्रवासी हिंदी साहित्य, इस विषय पर आप में से किसी की ओर से कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न तो स्वागत है। नहीं तो हम कोई सवाल या प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, मुझे लग नहीं रहा कि और कोई प्रश्न किसी के पास है। हाँ सर, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद समाप्ति की ओर ले सर, आपका स्वागत है। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 76वें व्याख्यान के अवसर पर प्रोफेसर रविचंद्र लोहानी जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। प्रवासी हिंदी साहित्य के ऊपर आपने बड़े ही गंभीरता से पूरे देश दुनिया में जितनी भी हिंदी के विस्तार को लेकर के चर्चा हो सकती है, उसको बहुत कम समय में आपने बहुत गहराई दी है। आपने जो है स्वयं भी अनुभव किया है विदेशों में रह करके हिंदी के प्रचार प्रसार को। चाइना में रहते हुए आपने हिंदी इन चाइना समूह बना करके और समन्वय हिंची पत्रिका का संपादन किया था। कुछ और जगहों पे आप स्विट्जरलैंड के जो है लौजान यूनिवर्सिटी में भी आपने काम किया। तो ये जो बाहर के काम करने का और निरंतर बाहर रहने का अनुभव मिला, उससे हिंदी की मुख्यधारा से जुड़ करके प्रवासी साहित्य को कैसे समझा जाए और उसको कैसा स्वरूप दिया जाए, आज के समकालीन हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण
कार्य था जो आपके द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर आपने तमाम जिज्ञासाओं का भी समाधान किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने हिंदी के विस्तार को, जो प्रवासी साहित्य 2-4 देशों तक ही सिमट करके रह जाता था, उसको आपने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी, इटली, बेलारूस, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जहां पर लोगों का, चूंकि संचार माध्यमों का जो आपको एक अच्छा सा अनुभव है विभिन्न माध्यमों का, उससे भी आप जुड़े रहे हैं, उससे हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बड़ी तकनीकी जो है दृष्टि से बड़ी तेजी आ गई है। और जिन नामों को आपने यहाँ पर रखा है वो सारे नाम लगभग हिंदी के पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच में उतने तो नहीं है, लेकिन जैसे तेजन शर्मा जी का नाम है, या जो है सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का नाम है, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, मोहन राणा जी का नाम आपने लिया है, लक्ष्मीधर मालवीय जी का नाम लिया, सुषमा बेदी जी का नाम लिया। तो पूरी देश दुनिया में जो फैले हुए लोग हैं जो वहां पर रहते हुए काम कर रहे हैं, वो अच्छा साहित्य लिख रहे हैं, लेकिन जो पहचान की संकट है उस पर आपने विचार किया है कि लोगों की इच्छा है कि उनको प्रवासी साहित्य के अंतर्गत में रखा जाए, हिंदी की धारा में रखा जाए, लेकिन ये देश के अंदर भी समस्या है। हमारे यहाँ जो हिंदी क्षेत्र की मुख्यधारा का जो साहित्य है उसमें जनपदीय साहित्य का कैसे आगमन हो, जो हिंदी में ही लिखा जा रहा है। इसी तरीके से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके साहित्य को हम मुख्यधारा में कैसे लाएं, ऐसे ही विदेशों के साहित्य को हम अपने मुख्यधारा में कैसे लाएं, और सारा हिंदी का जो लेखन है उसको कैसे एक हिंदी का लेखन बना सकें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर आप जैसे विद्वानों के द्वारा ही कोई मार्गदर्शन दिया जाएगा तो ये रास्ता निकलेगा। इस अवसर पर जो हमारे प्रतिभागीगण हैं इस मंच पर लगातार उपस्थित होते रहते हैं, उनका मैं स्वागत करता रहता हूं। विद्वानों के विमर्श से भी हमारा इस व्याख्यान बड़ा समृद्ध होता रहा है। पुनीत जी, विनय जी, इंद्रसेन वर्मा जी, जो है शिवानी साहा जी, छाया जी, अश्विनी कुमार शुक्ल जी, दमयंती तिवारी जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत इस रूप में करूंगा कि उन्होंने इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला को एक विस्तार ऐसा दिया है जो वैश्विक विस्तार है, और हिंदी की जो वैश्विक स्थितियां हैं उनको हमको समझने में इस व्याख्यान माला के द्वारा और आपके इस व्याख्यान के द्वारा बड़ा ही अच्छा अवसर मिला है। मैं इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का, इसके आयोजक मंडल का और उन दोनों संस्थानों का जिनके सहयोग से पोम्पई कॉलेज कर्नाटक और जो है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश, इन दोनों संस्थानों के मुखिया और इनके आयोजकों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आज के इस कोविड काल में इस समूह ने जो तमाम विषयों को लेकर के पूरे देश और दुनिया में चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में अपने को प्रयुक्त कर रही है, वो हम लोगों को एक दिशा देने में सक्षम है। और लोहानी जी जैसे विद्वानों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये समूह और समृद्ध होगा। और जैसा कि भी कहा गया है कि एक व्याख्यान हम लोग ऐसा भी सर से कराने के लिए अभी उनसे अपेक्षा रखें और उनको जो है उनसे इस रूप में सहमत कर पाए कि वो अपना समय दें कि हम जो विदेशी लेखक हैं जो विदेश में ही पैदा हुए हैं और हिंदी के लिए उन्हें कुछ काम किया है, बहुत नाम है ऐसे और आज भी होंगे, तो उन सारे लोगों को एक व्याख्यान के अंतर्गत फिर हम लोग सुनना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से, आयोजकों की ओर से लोहानी जी का ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया हिंदी के विषय विस्तार को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद देने मित्रों, आप सभी को धन्यवाद। विशेष करके आज के हमारे मुख्य वक्ता जो है इनको मैं अपनी ओर से, अपने जो आयोजक मंडल की ओर से, मैं निजी तौर पर और अपने जो कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के जो सभी सदस्यों की ओर से, क्योंकि इनका हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है, सहयोग रहेगा, तो मैं अपनी ओर से और मेरे साथ जो मेरे मित्र विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं इनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।